बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री प्रोफेसर। ये आज हमने एमडी कैट का लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करना है। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। तो बेटा आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, उनका डिफरेंस, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो एक्सप्रेशन है डिफरेंट रिएक्शंस के, एप्लीकेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ली शॉर्टलियर प्रिंसिपल, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हाइब्रिड प्रोसेस, कॉमन आयन इफेक्ट, बफर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और इक्विलिब्रियम ऑफ द स्लाइटली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड, जिसमें हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को ही एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। बेटा रिएक्शन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। रिएक्शन की टाइप अगर हम टाइम के लिहाज से देखें तो वेरी फास्ट, वेरी स्लो, मॉडरेट रिएक्शन है। अगर हम हीट चेंज के वाले से देखें तो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक है। और अगर डायरेक्शन के लिहाज से देखें तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है और जो इरिवर्सिबल है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही मूव करता है। रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल एरो से शो किया जाता है, इसको सिंगल एरो से शो करते हैं। इसमें होल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती। इसमें ऑलमोस्ट होल अमाउंट जो है वो रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम इसका अल्टीमेट गोल होता है, यानी इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, हो सकता है, और इसमें कभी भी केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। ये क्लोज्ड कंटेनर में ही एस्टेब्लिश होता है। ये बेटा ओपन या क्लोज कंटेनर में दोनों में रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो एस्टेब्लिश हो सकता है और कैरी हो सकता है। इसके एग्जांपल हाइड्रोजन गैस, आयोडीन गैस मिलकर 2HI बना दें, रिवर्सिबल है। इस केस में सोडियम और वाटर को अगर आपस में लाया जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये रिएक्शन वापस नहीं आता क्योंकि लॉट ऑफ हीट रिलीज होती है, जो रिएक्शन को वापस जो है ना वो अगर वापस लाना चाहते हैं तो फिर उतनी ज़्यादा हीट हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी रिएक्शन खुद ब खुद वापस नहीं आ सकता। तो ये एग्जाम्पल्स भी आ गई रिवर्सिबल की और इरिवर्सिबल की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी जिसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम ये इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। वो क्या है बेटा? डेफिनेशन आपके सामने स्लाइड की सूरत में है। अ स्टेट इन रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। बेटा देखिए मैंने इसको लिख दिया है कि ये वो जो है ना वो स्टेट है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है वो दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों की स्पीड बराबर हो जाती है। बेटा इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना फीचर्स हैं। ये बेटा डायनेमिक इक्विलिब्रियम है क्योंकि इसमें दोनों रिएक्शंस फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी जो है ना वो इन कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन होते हैं, चल रहे होते हैं, रिएक्शन स्टॉप नहीं होते, सीज नहीं होते, तो फिर ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ये जो है ना वो कंटेनर में फ्रॉम जो है ना वो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट फ्रॉम आइदर साइड जो है वो इनिशिएट हो सकता है, और ये हमेशा क्लोज्ड वेसल में ही, क्लोज्ड सिस्टम में ही जो है ना वो एस्टेब्लिश होता है। और ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, यानी इसमें जो वाजे चेंज है हम उसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैटलिस्ट जो है बेटा वो इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज नहीं करता। तो ये सारी बातें जो है उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स आते हैं। इसकी कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया और हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया। ये बेटा आपके सामने जो ना उसकी जो टाइप्स हैं उनको स्लाइड की शक्ल में भी शो किया गया है। जो होमोजीनियस इक्विलिब्रिया है बेटा उसमें हम ये कहते हैं कि रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट है वो सेम होगी, और जो हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम नहीं होगी। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल जो है वो मेंशन किए हैं। ये देखें बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसेस और प्रोडक्ट जो है ना वो NO वो भी गैस। हमारे पास एसिटिक एसिड लिक्विड है, इथाइल अल्कोहल लिक्विड है, आगे इथाइल एसिडेट बना, वाटर बना, वो भी लिक्विड। तो ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम की इक्विलिब्रिया की एग्जांपल्स हैं। आयरन सॉलिड है, वाटर स्टीम है, आगे Fe3O4 सॉलिड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इसमें फिजिकल स्टेट जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की मैच नहीं कर रही, तो बेटा ये हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे सामने है, जो स्लाइड आपके सामने शो हो रही है बेटा, वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को सबसे पहले जो है वो गोल्डबर्ग ने और पीटर वेज ने 1864 में सबसे पहले इस लॉ को स्टेट किया। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स, या अब ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो फिर यहाँ पे हमारे पास जो एक्टिव मैस है
जो एक्टिव मास है वो बेसिकली वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है जो कि रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं। इसको जो है ना वो हम पैरेंथेसिस यानी बड़ी ब्रैकेट से शो करते हैं। एक जनरल रिएक्शन हमारे सामने बेटा A प्लस बी गोज टू C प्लस डी। इसमें जो फॉरवर्ड जाते हुए हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें जो रेट कांस्टेंट आता है वो Kf है, और वापस आते हुए जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है उसमें जो रेट कांस्टेंट हमारे पास आता है वो Kr है बेटा। तो Rf जो है ना अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास सेक्शन के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बड़ा रिएक्टेंट यहाँ पे A और B है, तो फिर ये इस तरह से लिखा जाता है पहले कि जी Rf इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड B, और प्रोपोर्शनल खत्म करें तो Kf आता है विच इज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह से वापस आते हो C और D रिएक्टेंट है, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D, और उसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करेंगे तो Kr आ जाएगा जो रिवर्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। अब एट इक्विलिब्रियम Rf और जो रिवर्स हमारे पास रिएक्शन है उसका जो रेट है वो बराबर होते हैं अकॉर्डिंग टू द दिस स्टेटमेंट। तो फिर उसके मुताबिक दोनों चूंकि इक्वल हो गए तो इनकी वैल्यू पुट की KFAB और KRCD, तो फिर KF ओवर KR इनको एक तरफ जो है ना वो हमने कर लिया और CD ओवर AB एक तरफ आ गए। ये बेटा दोनों जो कांस्टेंट्स हैं इनकी रेशो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है, और ये CD ओवर AB हमारे पास आ गया। अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें कुछ नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे पास आ रहे हैं, जैसे फर्ज करें कि हमारे पास जो है ना वो N2 प्लस 3H2 गोज टू 2NH3 है, अमोनिया की प्रिपरेशन है, तो अगर आप इसका KC का एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो प्रोडक्ट जैसे NH3 है उसका स्क्वायर और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है उसके नंबर मोल्स 3 है तो उसकी पावर में आ जाएंगे। यानी शुरू में जो उसके नंबर मोल्स होते हैं जो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो बेटा इसके जो ना एक्सपोनेंट में इसकी पावर में जो है वो शो किए जाएंगे। तो ये जो आपके सामने जो पहली स्लाइड शो रही है लॉ ऑफ मास सेक्शन की, उसमें ये कैलकुलेशन सारी जो है ना उसने दोनों स्लाइड्स नेक्स्ट स्लाइड जो है ना उसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है KC का वो सारा जो है हमने यहाँ पे बोर्ड पे डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC और उसके फीचर्स, उसको समझने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC जो है इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो इट इज द रेशियो ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर इक्वल टू देयर कोफिशिएंट्स। जैसे मैंने भी आपको समझाया कि जो हमारे पास जो ना उसका KC का रिलेशन है उसमें प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट आते हैं, और अगर उसके कोई नंबर ऑफ मोल्स हैं तो इसकी पावर में आ जाएंगे जो इसके कोफिशिएंट्स हैं, जो इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं जो बैलेंस जो ना वो केमिकल इक्वेशन में रिक्वायर्ड होते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। अब बेटा कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं KC की, कुछ मेन फीचर्स आप उसे कह सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे बोर्ड उनको मेंशन कर लिया है, स्लाइड में भी आपके सामने बेटा शो हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो KC है ये बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती, यानी जितनी मर्जी कंसंट्रेशन हो KC की वैल्यू फिक्स होगी, प्रेशर जो मर्जी हो KC की वैल्यू फिक्स होगा। अब यहाँ पर जो है अगर कोई गैसियस रिएक्शन है तो उसमें जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन उसका प्रेशर ही होता है, तो फिर प्रेशर या इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों जो ना वो चीजों को चेंज करने से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, यानी KC जो है ना वो चूंकि एस्टेब्लिश होती है फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द जो है ना वो रिएक्शन, चाहे वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ हो, तो फिर ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। इसकी वैल्यू चेंज होती है विद द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर चेंज होने से बेसिकली रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड या रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड दोनों चेंज हो जाते हैं और KC की वैल्यू जो है वो हमारे पास चेंज हो जाती है। तो फिर जो ना वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और इट इज एसोसिएटेड विद द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। ये बड़ा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कोफिशिएंट पे इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही होती है, उसको हम जो ना वो MCQ में डिस्कस करेंगे टेस्ट में भी। तो जो ना उसमें कुछ MCQs हैं जो इससे रिलेटेड हैं, तो बताने का मकसद यह है कि ये कोफिशिएंट पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। Higher value of the equilibrium constant is the indication of the higher value of the product as compared to reactant at equilibrium and vice versa। तो देखें अगर KC की वैल्यू ज्यादा है तो इट मींस के प्रोडक्ट ज्यादा है, और अगर KC की वैल्यू कम है तो इट मींस रिएक्टेंट ज्यादा है, जो वाइस वर्सा यहाँ पे लिखा गया था स्लाइड में, उसका मतलब यह है। और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड जो हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम में होते हैं उनको हम कंसिडर नहीं करते, या जो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम में होते हैं सॉल्वेंट्स उनको भी कंसिडर नहीं किया जाता। लास्ट पॉइंट जो है वो यही है कि दे डू नॉट अपीयर इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में अपीयर नहीं होते।
अब बेटा यूनिट्स ऑफ केसी के हवाले से जो ना वो आपके सामने एक स्लाइड है और उसमें इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो ना वो डिफरेंट रिएक्शंस का भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। हम इसको कुछ ट्रिक्स की मदद से समझते हैं बेटा। अगर डेल्टा एन 0 है तो फिर केसी के कोई यूनिट नहीं होंगे। केसी के यूनिट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो मोल पर डीएम क्यूब की पावर डेल्टा एन है, और डेल्टा एन आप जानते हैं कि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट होते हैं बेटा। डिफरेंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स का, और अगर ये 0 आ जाए तो फिर यहाँ पे 0 आएगा, मोल्स पर डीएम क्यूब की पावर 0, किसी भी चीज़ का पावर 0 1 हो जाता है तो केसी का कोई यूनिट नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्रोडक्ट की 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट के भी 2 मोल्स हैं, तो डेल्टा एन 0 आ जाएगा। इट मीन्स केसी के कोई यूनिट नहीं होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर डेल्टा एन 0 नहीं है, वो 0 से बड़ी वैल्यू 0 से कम वैल्यू दोनों हो सकती हैं, तो अगर वो 0 नहीं है तो फिर केसी के यूनिट होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे PCl5 गोज टू PCl3 प्लस Cl2 है बेटा। इसमें हमारे पास जो डेल्टा एन है, प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं वो 2 हैं, तो 2 - 1 आंसर +1 आया। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट की जाए तो मोल पर डीएम क्यूब की पावर 1, तो यही हमारे पास उसके यूनिट आ गए। इस तरह कोई और रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे मैंने काफी सारे रिएक्शन लिखे हैं। अगर इस रिएक्शन में लास्ट रिएक्शन की बात करता हूँ तो इसमें प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं और रिएक्टेंट के 3 मोल्स हैं, तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट की जाए तो वो 2 - 3 आंसर -1 आएगा। तो फिर जो केसी के यूनिट बनेंगे वो मोल की पावर -1 और डीएम की पावर +3 जो है वो इसके कांस्टेंट, जो ना केसी के कांस्टेंट उसके यूनिट बनेंगे। तो इट मींस कि रिएक्शन में डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो अगर 0 नहीं है तो फिर केसी के यूनिट्स जो है ना वो लाजमी बनेंगे। बड़ा जो नेक्स्ट टॉपिक इसी स्लाइड में है वो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द डिफरेंट रिएक्शन। इक्विलिब्रियम के जो एक्सप्रेशन है डिफरेंट रिएक्शन के लिए वो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन कर ली है। अब हम इनको डिफरेंट ट्रिक्स की मदद से समझते हैं कि केसी के एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। बेटा केसी के एक्सप्रेशन के लिए याद रखिएगा कि अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट में कोई 2-3 नंबर मेंशन नहीं है, तो फिर जितने प्रोडक्ट उतनी दफा एक्स को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 प्रोडक्ट हैं तो एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर बन जाएगा बेटा, और डिवाइडेड बाय जितने रिएक्टेंट हैं उतने अल्फाबेट्स। अगर 2 रिएक्टेंट है तो ए और बी मेंशन करेंगे, अगर 3 रिएक्टेंट है तो ए, बी और सी मेंशन करेंगे। तो हमारे कोर्स में जो उसने फर्स्ट ईयर में रिएक्शन मेंशन किए हुए हैं वो मैक्सिमम 2 रिएक्टेंट वाले रिएक्शंस हैं। तो फिर देखिए बेटा, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट हैं तो ए और बी आप मेंशन कर देंगे, और 2 प्रोडक्ट हैं तो 2 दफा एक्स लिख लिया। अब हमारे पास जो है ना वो a - x और b - x, ये जो माइनस करना, ये क्या है, जितने यहाँ पे मोल्स होंगे रिएक्टेंट के शुरू में उतने x और उतनी ही पावर, ये हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। यानी a - 1x, b - 1x और इनकी पावर भी 1 1। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया x स्क्वायर ओवर a - x और b - x। बेटा x स्क्वायर ओवर a - x, b - x, इसका केसी का एक्सप्रेशन आ गया। इसमें वॉल्यूम कहाँ आएगा? बेटा वॉल्यूम तब आएगा जब डेल्टा एन जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो अगर 0 नहीं होगा। अगर डेल्टा एन 0 आ गया, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट के भी 2 मोल्स हैं, डेल्टा एन 0 है, तो अगर डेल्टा एन 0 आ गया तो फिर वॉल्यूम ना जो है ना वो एक्स स्क्वायर के साथ आना है, ना उसके फ्रैक्शन में नीचे जो है ना उसकी कोई वैल्यू वॉल्यूम की आएगी। तो ये हमारे पास केसी का एक्सप्रेशन बन गया। लेकिन अगर देखें कि यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास जो है ना वो प्रोडक्ट के मोल्स और रिएक्टेंट के मोल्स में कुछ डिफरेंस है कि 2 मोल प्रोडक्ट के हैं और 1 मोल रिएक्टेंट का है, तो जब आप इसकी केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसी तरह से 2 प्रोडक्ट हैं तो x × x यानी x स्क्वायर बन जाएगा। एक रिएक्टेंट है a माइनस और इसके नंबर मोल 1 है तो a - 1x की पावर 1, तो ये बन गया x स्क्वायर ओवर a - x। अब इसमें वॉल्यूम कहाँ आना है? इसमें वॉल्यूम आना बेटा कि उसी तरह से हम इसका डेल्टा एन फाइंड आउट करेंगे। 2 - 1 डेल्टा एन जो है वो हमारे पास आएगा +1। अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है तो फिर वॉल्यूम इधर हमारे पास जो ना वो डिनोमिनेटर में आएगा, जो ना वो नीचे a - x के साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर ये -1 में होता तो फिर ये वॉल्यूम जो ना वो ऊपर आना था। तो अभी ये वॉल्यूम नीचे जो ना उसमें एक्सप्रेशन में लिखा जाएगा, तो ये उसका केसी एक्सप्रेशन बन गया। अब अगर देखिए बेटा, ये 3 रिएक्शन जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, इन सब में प्रोडक्ट के 2 मोल्स मेंशन है उसे बैलेंस करने के लिए या बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। अगर ऐसा बेटा तो फिर केसी के एक्सप्रेशन में 4x स्क्वायर आएगा। 2 का स्क्वायर 4, तो 4x स्क्वायर जो है हमारे पास बनेगा, डिवाइडेड बाय एक रिएक्टेंट है तो a - x आ जाएगा, और इसके डेल्टा n की वैल्यू अगेन जो है ना वो +1 आती है, तो वॉल्यूम यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है उसमें भी 2 आ रहा है, तो इसके भी केसी एक्सप्रेशन में हमारे पास 4x स्क्वायर आएगा ओवर 2 रिएक्टेंट हैं, एक
आ जाएगा पहले रिएक्टेंट के लिए, बी आ जाएगा दूसरे रिएक्टेंट के लिए, लेकिन पहला रिएक्टेंट 1 है तो a माइनस 1x आ जाएगा पावर 1, और दूसरा रिएक्टेंट जो है वो 3 मोल्स हैं तो b माइनस 3x पावर 3 आ जाएगा। अब इसका डेल्टा n की जो वैल्यू हमारे पास आएगी बेटा वो होगी 2 माइनस 4, तो ये आंसर आएगा -2। अगर माइनस में आ गया तो वॉल्यूम ऊपर, और ये जो नंबर है वो वॉल्यूम की पावर में, तो ये v स्क्वायर बन जाएगा। तो 4x स्क्वायर v स्क्वायर ओवर a माइनस 6 b माइनस 3x का होल क्यूब, ये केसी का एक्सप्रेशन आ गया इस रिएक्शन के लिए। लास्ट रिएक्शन है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो फिर केसी का एक्सप्रेशन यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि जी ये हमारे पास आएगा 4x स्क्वायर, और जो ना उसके नीचे 2 रिएक्टेंट है तो a और b आ गया दोनों रिएक्टेंट के लिए। पहले रिएक्टेंट में 2 मोल्स है तो a माइनस 2x की पावर 2 आ जाएगा और b माइनस x आ जाएगा, और डेल्टा n जब हम इसका फाइंड आउट करेंगे वो -1 आएगा 2 माइनस 3, तो फिर ये वॉल्यूम ऊपर और पावर उसकी 1 आएगी। तो ये बेटा सब के केसी के एक्सप्रेशन जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, स्लाइड में भी आपके सामने डायरेक्ट जो लिखे हुए हैं मैंने आपको ट्रिक के जरिए समझा दिया है। ये बेटा केसी के एक्सप्रेशन थे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो एक स्लाइड शो हो रही है, उसमें एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल जो है ना उसकी वो कैलकुलेशन बताई हुई कि किस तरह से इसका जो एक्सप्रेशन है वो x स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स बी माइनस एक्स बना, जिसमें देखिए बेटा a और b इनके इनिशियल मोल्स हैं, जब टाइम 0 है, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, प्रोडक्ट 0 फिर बाद में जब जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन हो गई है तो हम प्रोडक्ट के x और x मोल्स कंसिडर करते हैं, और रिएक्टेंट ज़ाहिर यूज हुए तो a माइनस एक्स बी माइनस एक्स उसकी कंसंट्रेशन आ गई। अब जब आप उसका केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, उसमें वैल्यू पुट करते हैं तो फिर x स्क्वायर ओवर माइनस एक्स बी माइनस एक्स हमारे पास बन जाएगी, जो मैंने आपको डायरेक्ट जो है ना वो समझा दिया था। तो ये बेटा केसी के एक्सप्रेशन हो गए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको समझने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस या डिफरेंट एक्सप्रेशंस फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बेटा हमारे पास जो है ना वो केसी, केपी, के एक्स और के एन आ गया। इसमें देखिए बेटा जो केसी है वो है कंसंट्रेशन। अगर आप कंसंट्रेशन लेते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट की और उनके कोई नंबर ऑफ मोल्स हैं तो फिर केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। इसके लिए बेटा यूनिट मोल्स पर डीएम क्यूब होंगे। लेकिन अगर आप केपी लेंगे तो केपी बेटा जब गैसियस रिएक्शन होगा उसको यूज किया जाएगा और एटमॉस्फेरिक जो है उसका यूनिट बनेगा बेटा, और इसमें प्रेशर ऑफ सी पावर सी, प्रेशर ऑफ डी पावर डी, प्रेशर ऑफ ए पावर ए, प्रेशर ऑफ बी पावर बी। केपी और केसी का रिलेशन जो है बेटा आपस में बनता है, हमारी बुक में मेंशन है केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन जानते हैं कि ये नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस है, तो अगर डेल्टा एन 0 हो यानी नंबर ऑफ मोल का डिफरेंस जो ना वो ना हो, 0 हो, तो फिर केपी और केसी बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर डेल्टा एन 0 से ज्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू है, इट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है, तो फिर बेटा केपी इज ग्रेटर देन केसी होगा। और अगर डेल्टा एन लेस देन 0 हो, इट मींस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट से, तो फिर केपी इज लेस देन केसी हो जाएगा। ये 3 एक्सप्रेशन याद रखना है, इसकी वजह से एमसीक्यू लाजमी डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिलेशन है जो के एक्स के वाले से बेटा मोल फ्रैक्शन में अगर हम टर्म्स में यूज करें तो के एक्स आ जाता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सी पावर सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी पावर डी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पावर ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पावर बी। केपी और के एक्स का रिलेशन आपस में जो ना वो ये होता है कि केपी इज इक्वल टू के एक्स, पी जो टोटल प्रेशर है पी टी की पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन उसी तरह से एनपी माइनस एन आर है। और के एन यानी अगर नंबर ऑफ मोल्स में हमें जो ना वो इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स जो ना वैल्यू दी गई है, तो फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ सी पावर सी, नंबर ऑफ मोल ऑफ डी पावर डी, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पावर ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी पावर बी, ये के एन के इक्वल है। तो के पी और के एन में जो रिलेशन है वो के पी इज इक्वल टू के एन आर टी ओवर वी डेल्टा एन हमारे पास आ गया। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बात जो थी वो इसके वाले से, ताकि डिफरेंट जो केसी के हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं यानी डिफरेंट टर्म्स में से यूज किया जा सकता है वो आपके सामने हमने डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, वो मैं आपको समझा चुका हूँ, जिसमें के पी जो है वो केसी के इक्वल कब होगा, ज्यादा कब होगा केपी केसी से, और लेस कब होगा केपी केसी से, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बेटा इसके वाले से एक एमसीक्यू है, एमसीक्यू आपके सामने है। डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी आर गिवन। डिफरेंट रिलेशनशिप दिया गया, नंबर 1 पे डेल्टा एन 0 है और आगे रिएक्शन H2 प्लस I2 गोज टू 2HI, इसमें केपी केसी बराबर होंगे, ठीक है। अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है यानी NP ग्रेटर देन NR है, इसमें देखिए बेटा PCl5 गोज टू PCl3 प्लस Cl2, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 2 है, रिएक्टेंट 1 है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट से, तो केपी इज ग्रेटर देन केसी होगा क्योंकि डेल्टा एन 0 से ज्यादा होगा। और थर्ड अगर डेल्टा एन जो ना लेस देन 0 है, नेगेटिव में है, तो फिर बेटा आगे जो रिएक्शन है 2 प्लस 3H2 गोज टू 2NH3 है, जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट 2 है और रिएक्टेंट के 4 मोल हैं, डिफरेंस माइनस में आएगा,
डेल्टा नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, फिर केपी इज लेस देन केसी होगा। तो क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी इज करेक्ट, सारे करेक्ट है बेटा। तो पहले ऑप्शन है 1 ओनली, बीटा ऑप्शन है 2 ओनली, चार्ली 3 ओनली, डेल्टा 1 2 3, तो इस एमसीक्यू का डेल्टा आंसर। बेटा नेक्स्ट जो स्लाइड आपके सामने है वो है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशंस क्या हैं? नंबर 1 पे आती है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे 2 कॉलम बने हुए हैं, पहली डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के वाले से, दूसरी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के वाले से है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के लिए बेटा हम जो है वो क्यूसी और केसी का रिलेशन बनाते हैं। क्यूसी जो है वो क्या है, ये बेटा ये जो हमारे पास रिलेशन है, दिस रिलेशन इज कॉल्ड क्यूसी, यानी क्यूसी और केसी अगर इक्वल है तो इट मींस रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। और अगर बेटा केसी की वैल्यू जो है वो कम हो जाए और क्यूसी की वैल्यू ज्यादा हो जाए, तो देखें यहाँ पे मेंशन है पहले क्यूसी उसने ग्रेटर देन केसी लिखा हुआ है, तो क्यूसी ग्रेटर देन केसी कब होगा? इट मींस के प्रोडक्ट ज्यादा है, और अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो रिएक्शन वापस आएगा, रिएक्शन मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में यही मेंशन है। थर्ड पॉइंट में अगर क्यूसी इज लेस देन केसी हो तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है, तो इट मींस के रिएक्टेंट ज्यादा होने का मतलब है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नजर आएगा। और लास्ट अगर क्यूसी केसी बराबर हो जाए तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है। तो ये बेटा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के वाले से कि केसी वैल्यू तो फिक्स रहनी है, क्यूसी की वैल्यू चेंज होनी है, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू किसी भी लम्हे पे कुछ भी वैल्यू आ सकती है, तो उससे उसका हम कंपैरिजन करेंगे केसी के साथ और उससे हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो सेकंड कॉलम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बेटा, इसमें हमारे पास केसी की वैल्यू 3 तरह की हो सकती है, वेरी लार्ज, वेरी लेस और मॉडरेट। तो सबसे पहले जो रिएक्शन हमें दिया गया वो ओजोन की ऑक्सीजन में कन्वर्जन है, केसी इज इक्वल टू 10⁻55 है बेटा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये केसी की बहुत लार्ज वैल्यू है। इट मींस के इसमें जो रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटी में होंगे, रिएक्टेंट वेरी लीस्ट क्वांटिटी में होंगे। तो ये केसी से हमें रिएक्शन की एक्सटेंट का पता चला कि किस हद तक कंप्लीट हो चुका है। और अगर किसी को स्मॉल है, जैसे यहाँ पे अब देखिए एसिटिक एसिड इथाइल अल्कोहल हमारे पास है, उसमें इथाइल एसिटेट वाटर बना है, केसी की वैल्यू 4 आई है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है, ये मॉडरेट रिएक्शन को शो करेगी। और अगर केसी की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल आ जाती है बेटा, जिसमें हमारे पास जो HF है उसकी डिकम्पोजिशन है, जिसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन बन रहे हैं, और केसी की वैल्यू हमारे पास 10⁻⁻13 है एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेटा ये वैल्यू इंतहाई कम है और बहुत हाई टेम्परेचर पे कम है। इट मींस ये रिएक्शन जो है वो या तो प्रोसीड होना नहीं चाहता या भी जस्ट स्टार्ट हुआ है, या इसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो इस तरह हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से रिएक्शन की एक्सटेंट का भी पता चल जाता है। अब जो थर्ड इसकी एप्लीकेशन है वो है इफेक्ट ऑफ द कंडीशन ऑफ द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि कंडीशन का इफेक्ट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बेटा। तो देखिए पॉइंट आपके सामने है कि केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड हैज कांस्टेंट वैल्यू एट पर्टिकुलर टेंपरेचर। केसी की वैल्यू बेटा फिक्स रहती है, किसी भी खास टेंपरेचर पे ये वैल्यू चेंज नहीं होती। द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट और टू रिएक्टेंट इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो रेशियो हमारे पास आती है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, वो उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। इट कैन चेंज इफ द एक्सटर्नल कंडीशन लाइक टेंपरेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन चेंज। इसमें टेंपरेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन दोनों चेंज करने से या तीनों चेंज करने से हमारे पास जो है ना वो वैल्यू जो है ना उसकी चेंज हो जाती है, जो रेशो है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की। अगर केसी लार्ज है बेटा तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाई करती है राइट साइड पे, यानी मोर प्रोडक्ट बनेंगे, और अगर केसी स्मॉल है तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाई करती है टुवर्ड लेफ्ट साइड, यानी मोर रिएक्टेंट जो है वो प्रोड्यूस होंगे। तो अब इसे वाले से एक एमसीक्यू बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ केसी। कौन सी केसी की जो है वो एप्लीकेशन नहीं है? पहले ऑप्शन इट हेल्प्स टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को जो ना वो उसको डिटरमिन करने के लिए में हेल्प करती है, पहली बात ठीक है। बीटा ऑप्शन इट हेल्प्स टू डिटरमिन द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इसमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में पता चलता है, ये भी ठीक है। चलिए इट हेल्प्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन कॉन्संट्रेशन, टेंपरेचर, प्रेशर और इक्विलिब्रियम। ये में टेंपरेचर, प्रेशर और कॉन्संट्रेशन के चेंज के इफेक्ट को जो है ना वो समझने में हेल्प करता है, तो ये भी ठीक है। और डेल्टा ऑप्शन है इट हेल्प्स टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा केसेस में रेट ऑफ रिएक्शन का पता नहीं चलता तो ये उसकी एप्लीकेशन नहीं है, तो इस एमसीक्यू का डेल्टा आंसर। नेक्स्ट बेटा ली-शॉर्टलेट प्रिंसिपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बेटा। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन अ सिस्टम। सिस्टम यहाँ पे हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन है बेटा, ये इक्विलिब्रियम पे मौजूद रिएक्शन है, उस पर अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं देन द सिस्टम एक्ट इन सच अ वे, तो सिस्टम इस तरह से एक्ट करता है सो एज टू नलिफाई, कि वो उसको नलिफाई कर सके, किसको? द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस सो फार एज पॉसिबल, कि वो जितना भी जो ना वो नलिफाई किया जा सकता है, जितना भी जीरो किया जा सकता है उस जो ना वो स्ट्रेस के इफेक्ट को, तो सिस्टम ऐसी डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि वो उसको नलिफाई कर सके। तो बेटा देखें हमारे पास जो है यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स हैं, जैसे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर है,
इफेक्ट ऑफ प्रेशर में इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम भी आ जाता है और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है और कैटलिस्ट का इफेक्ट है। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन को देखते हैं। कंसंट्रेशन मीन मिकदार, क्वांटिटी। अगर बेटा आप रिएक्टेंट को बढ़ाते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास है जी N2 + 3H2 goes to 2NH3, तो ये बेटा एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में हम अगर रिएक्टेंट को बढ़ाते हैं एक बात, या प्रोडक्ट कम करते हैं, दोनों केसेस में रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो ये जो ना वो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसी तरह अगर डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है या इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, तो दोनों केसेस में रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। यानी यहाँ पे अगर आप अमोनिया बढ़ा देते हैं या जो ना वो आप रिएक्टेंट को कम कर देते हैं, यानी नाइट्रोजन को, तो रिएक्शन वापस आना शुरू हो जाएगा। तो ये इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आ गया। सिंपली कॉन्सेप्ट के एक जो ना वो तराजू है, एक बैलेंस है, जो उसमें आप जिस साइड पे जो ना वो वैल्यू बढ़ाएंगे, रिएक्शन दूसरी तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा ताकि उसको दोबारा से बैलेंस कर सके, दोबारा से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर सके। अब नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट के लिए एक ट्रिक याद रखना बेटा कि इंक्रीज इन प्रेशर लीड्स द रिएक्शन टुवर्ड लेस नंबर ऑफ मोल्स। कि अगर आपके पास ऐसा रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट है, उस केस में अगर आप प्रेशर बढ़ाएं, गैसियस रिएक्शन हो, तो फिर रिएक्शन उधर जाएगा जिधर लेस मोल्स होंगे। जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट की टोटल 4 मोल्स हैं और प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं, तो अगर मैं इसमें प्रेशर बढ़ाता हूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। इसी तरह से अगर मेरे पास कोई और गैसियस रिएक्शन है जिसमें ये देखेंगे PCl5 goes to PCl3 + Cl2 है, तो इसमें बेटा हमारे पास जो रिएक्टेंट उसका 1 मोल है, प्रोडक्ट के 2 मोल है, तो इसमें अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। तो जिधर भी लेस मोल्स होंगे रिएक्शन उधर मूव करना है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर फॉर गैसियस रिएक्शन। तो ये हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख दिया है। इसी तरह से चूंकि आप जानते हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इंक्रीज इन प्रेशर का मतलब है कि डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में अगर डिक्रीज करते हैं तो इस केस में भी वही कि लीड्स अ रिएक्शन टुवर्ड लेस नंबर ऑफ मोल्स, वो लेस नंबर ऑफ मोल की तरफ जो है वो मूव करेगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये बेटा हमारे पास जो अमोनिया की प्रिपरेशन है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें हीट एज ए प्रोडक्ट होता है, हीट रिलीज हो रही होती है जो ना अमोनिया के साथ साथ, तो हम उसको एज ए प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं। तो फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन। यानी अगर मैं इस केस में हीट प्रोवाइड करता हूं सिस्टम को जिसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, तो मैं प्रोडक्ट बढ़ाऊंगा और वो रिएक्शन वापस आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं इस लाइन को एक्सप्लेन करने लगा हूं। बेटा हर रिएक्शन जो फॉरवर्ड जाते हुए एक्सो होता है, वो रिवर्स आते हुए एंडो होता है। तो फिर अगर मैं इसमें हीट बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन वापस आएगा उस डायरेक्शन की तरफ जिधर ये एंडो है। तो आप ये कह सकते हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन। ये जो उसकी हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस थी, इसमें बेटा कैटलिस्ट जो है वो क्या करता है, वो पाथ चेंज करता है। जो रिएक्शन का पाथ है वो चेंज कर देगा, उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम कर देगा। कैटलिस्ट की 2 चीजें चेंज नहीं होती, ना उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन और ना ही उसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो जो है वो एडिशन ऑफ कैटलिस्ट डज नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करता। तो ये वाली बात जो है ना वो सारी बातें आगे ली-शॉर्टले प्रिंसिपल के हवाले से। अब इसके वाले से एक एमसीक्यू है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ द चेंज इज नॉट अकॉर्डिंग टू द ली-शॉर्टले प्रिंसिपल। कौन सा जो इफेक्ट ऑफ चेंज है वो ली-शॉर्टले प्रिंसिपल के मुताबिक नहीं है। पहली ऑप्शन है बेटा कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट आप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। रिएक्टेंट बढ़ाने पर रिएक्शन ने फॉरवर्ड ही जाना है, पहली बात ठीक है बेटा। इंक्रीज इन प्रेशर, ये मैंने भी आपको समझा दिया कि रिएक्शन उधर जाएगा जिधर लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो आगे लिखा हुआ है रिएक्शन मूव्स इन दैट डायरेक्शन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ मोल्स, बिल्कुल ठीक है। चार्ली इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा अगर इंक्रीज होगा रिएक्शन ऑलवेज मूव इन द एक्सोथर्मिक साइड, तो ये गलत है। रिएक्शन ऑलवेज मूव इन द एंडोथर्मिक साइड, तो फिर ये चार्ली इनकरेक्ट हो गया बेटा। और डेल्टा इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर आप प्रोडक्ट बढ़ाएंगे रिएक्शन रिवर्स आएगा, तो आगे लिखा हुआ रिएक्शन मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन, ये भी ठीक है। यानी अल्फा बीटा डेल्टा ठीक है, चार्ली इनकरेक्ट है, तो इसे एमसीक्यू का चार्ली आंसर। अब बेटा एप्लीकेशंस जो है ना वो केमिकल इक्विलिब्रियम की इंडस्ट्री में जो है ना वो आपके सामने 2 रिएक्शन मौजूद हैं। एक हमारे पास अमोनिया जिसको हाइब्रिड प्रोसेस के जरिए प्रिपेयर किया जाता है, और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रिपरेशन है जिसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो है ना वो प्रिपेयर किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, जो हमें रिएक्शन देख के पता चल रहा है कि N2 + 3H2 goes to 2NH3 और आगे डेल्टा H -2.46 किलो जॉल है बेटा। तो जो ना ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई माइनस डेल्टा H होने का मतलब ये है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह
2SO2 प्लस O2 गोज टू 2SO3, आगे डेल्टा H माइनस 194 किलो जॉल हमारे पास मौजूद है बेटा, तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दोनों में प्रोडक्ट के मोल्स रिएक्टेंट के मुकाबले में कम है। तो अब हम इसको देखते हैं कि भाई जो है ना इनका कंपैरिजन क्या बनता है, दोनों एक्सोथर्मिक, पहला पॉइंट यही है। रिएक्शन प्रोसीड विद द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स, कि रिएक्शन प्रोसीड करता है, आगे प्रोडक्ट के मोल कम हो जाते हैं, दोनों केसेस में ऐसा ही है। अब आते हैं कंडीशन फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया, हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करें जिसमें अमोनिया की यील्ड ज्यादा हो जाए। तो बेटा सबसे पहली बात तो यह है कि आप अमोनिया को कॉन्टिन्यूसली विड्रॉ करें, जितना आप उसे आफ्टर इंटरवल कॉन्टिन्यूसली विड्रॉ करेंगे तो रिएक्शन मैक्सिमम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इंक्रीज इन प्रेशर, क्योंकि प्रोडक्ट की तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम है तो जितना प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन जो है ना वो उधर शिफ्ट होगा, जिधर लेस मोल्स हैं तो रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होगा। और नेक्स्ट हमारे पास चूंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डिक्रीज इन टेम्परेचर इसको फेवर करता है। और इसी तरह जो ना कंडीशन फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ SO3, उसमें भी बड़ा सेम कंडीशन कि जी आप इसे कॉन्टिन्यूसली जो ना वो रिमूव करें। मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ इस तरह से कि 2SO2 प्लस O2 गोज टू 2SO3 प्लस हीट, इसमें भी हीट एज ए प्रोडक्ट है, तो इसमें भी अगर कॉन्टिन्यूसली जो है ना वो SO3 को रिमूव किया जाता है एक बात, और दूसरा इस पर प्रेशर बढ़ाया जाता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा क्योंकि तो लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं। और लास्ट के ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डिक्रीज इन टेम्परेचर इसको भी फेवर करेगा। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें बेटा इंडस्ट्रियल ऑप्टिमम कंडीशंस है फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। बेटा इंडस्ट्रियल कंडीशन जो होती हैं वो आप कह सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन होती हैं, हम उस पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं कि भाई किन कंडीशन पे हमें यील्ड ज्यादा मिलेगी लेकिन कॉस्ट कम आएगी, तो वो उसकी ऑप्टिमम कंडीशन इंडस्ट्रियल ऑप्टिमम कंडीशन कहलाती हैं। तो यहाँ पे बेटा जो प्रेशर है अमोनिया के लिए वो 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा जाता है, और जो टेम्परेचर है वो 673 केल्विन यानी 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो आयरन पीसेस होते हैं विच इज एम्बेडेड इन द फ्यूज मिक्सचर ऑफ मैग्नीशिया, एल्यूमिनियम एंड सिलिका। और उधर ऑप्टिमम कंडीशन जो मैक्सिमम यील्ड के लिए SO3 में इंडस्ट्री में है वो बेटा प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है, टेम्परेचर 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और कैटलिस्ट या तो V2O5 जो रिसेंटली यूज होता है, और शुरू में जो ना वो प्लैटिनम एस्बेस्टॉस भी यूज किया जाता था। अब जो बेटा अमोनिया के एप्लीकेशंस हैं, 13% ऑफ द ऑल द नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज मेट बाय हाइब्रिड प्रोसेस, जितनी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन है यानी यूरिया वगैरह है अमोनिया के जरिए हम जो नाइट्रोजन जमीन को प्रोवाइड करते हैं तो उसका 13% जो है वो हाइब्रिड प्रोसेस के जरिए जो है ना वो हासिल हो रहा है। तो NH3 इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, एक्सप्लोसिव, नाइलॉन और पॉलीमर्स। और एप्लीकेशन जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की है उसमें ओलियम बनना है, ओलियम को डाइल्यूट करके आप H2SO4 बना सकते हैं, और H2SO4 जो है वो किंग ऑफ केमिकल्स है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। अब बेटा MCQ है 2013 में पूछा गया द कैटलिस्ट यूज्ड इन द हाइब्रिड प्रोसेस इज, पहली ऑप्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बीटा ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, चार्ली आयरन कैटलिस्ट विद मेटल ऑक्साइड प्रमोटर्स, और डेल्टा ऑप्शन सिलिकॉन डाइऑक्साइड। बट इसका आंसर चार्ली होगा क्योंकि आयरन कैटलिस्ट विद मेटल ऑक्साइड प्रमोटर जो है उसमें यूज किए जाते हैं, क्योंकि मैग्नीशिया, एल्यूमिना और सिलिका जो है वो यूज होते हैं। तो इस MCQ का फिर चार्ली आंसर। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारे पास है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट जो है बेटा एप्लीकेशन है ली शॉर्टली प्रिंसिपल की। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट मीन के जो वाटर में आयोनाइज हो रहा है, तो सोडियम क्लोराइड सॉलिड आपने वाटर में ऐड किया वो आयोनाइज हो गया, सोडियम एक्वस आयन और क्लोराइड एक्वस आयन बन गए। उसी सोल्यूशन में आपने HCl गैस पास की, तो HCl गैस जब पास की तो वो भी आयोनाइज हुआ, H आयन और क्लोराइड आयन बने। क्लोराइड आयन जो है वो कॉमन हो गए, यानी क्वांटिटी ऑफ द क्लोराइड आयन, प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ गई। तो जब प्रोडक्ट बढ़ता है तो रिएक्शन वापस आता है। अब कौन सा रिएक्शन वापस आएगा, पहले वाला या दूसरे वाला? तो बेटा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा वो वापस आएगा। तो HCl स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मीन के वो 100% आयोनाइज होता है। क्लोरीन दोबारा हाइड्रोजन को तो नहीं मिलेगा, तो क्लोरीन सोडियम से मिलेगा और पहला रिएक्शन वापस आ जाएगा। तो इट मीन्स के जो है ना वो एक कॉमन आयन की वजह से जो पहला हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट था उसकी आयोनाइजेशन को हमने सुप्रेस कर दिया, डिक्रीज कर दिया बाय द एडिशन ऑफ कॉमन आयन। दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। और डेफिनेशन आपके सामने बैठा, thus decrease in the solubility of an electrolyte in a solution by adding another electrolyte having common ion is called common ion effect। कि एक और कॉमन आयन की वजह से हम पहले वाले इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन को सुप्रेस कर देते हैं। डेफिनेशन को दूसरे तरीके से भी लिखा हुआ है कि द एडिशन ऑफ कॉमन आयन टू द सॉल्यूशन ऑफ लेस सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट सुप्रेस इट्स आयोनाइजेशन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड स्पीशीज इंक्रीजेस व्हिच में कम आउट एज ए प्रेसिपिटेट, जो प्रेसिपिटेट की शक्ल में सेपरेट हो सकता है। यानी सोडियम क्लोराइड को प्यूरिफाई करने के लिए हम ये प्रोसेस यूज करते हैं। इसमें बड़ा कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले नंबर पे ये कि ये ली शॉर्टली प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है, मैंने भी बता दिया था।
ये बेटा हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ये स्टडी है इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ द कॉमन आयन। ये प्रोडक्ट की जो ना वो कंसंट्रेशन जब बढ़ती है तो फिर कॉमन आयन जो ना उसमें होने की वजह से रिएक्शन रिवर्स आता है। ये हमेशा रिवर्स रिएक्शन में ही होगा और जो ना वो कॉमन आयन की मदद से हम जो ना वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन को सप्रेस कर सकते हैं। इसमें शर्त यह है कि जो बाद वाला इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाएगा वो पहले वाले की निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। कॉमन आयन इफेक्ट में सिर्फ टर्म इलेक्ट्रोलाइट यूज होती है, एसिड बेस या सॉल्ट वगैरह टर्म यूज नहीं की जाती। अब बेटा इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके सामने स्लाइड शो हो रही है। उसमें एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड वाले एग्जांपल मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख चुका हूँ। दूसरी एग्जांपल KClO3 जो है ना वो आयोनाइज होता है एक्वस मीडियम में, पोटेशियम आयन और क्लोरेट आयन बनते हैं और KCl अगर उसी सोल्यूशन में हम सॉलिड ऐड करते हैं तो वो भी आयोनाइज होकर पोटेशियम और क्लोराइड आयन बना देंगे। इसमें बड़ा पोटेशियम आयन कॉमन होंगे जो क्लोरेट से मिलकर पोटेशियम क्लोरेट की आयोनाइजेशन को सप्रेस कर देंगे। इसी तरह उसकी एग्जांपल्स जो हैं वो हमें नजर आती हैं, जैसे एडिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड है वो सप्रेस कर देता है जो ना कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनियम फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। यानी जो ना वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो उसकी आयोनाइजेशन को सप्रेस करने के लिए हम जो है ना वो अमोनियम क्लोराइड जो यूज करते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमने वाटर में डाला, वो आयोनाइज हो गया, अमोनियम आयन OH आयन बन गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब उसमें हमने एक सॉल्ट डाला अमोनियम क्लोराइड, उसने आयोनाइज होकर अमोनियम आयन क्लोराइड आयन बनाए। अमोनियम आयन जो है वो दोनों OH आयन से मिलेंगे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आयोनाइजेशन को सप्रेस कर देगा। तो इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस और प्रिपरेशन ऑफ बफर वगैरह में जो है ना उसको यूज किया जाता है, उसकी एप्लीकेशंस हैं। अब इससे रिलेटेड एक MCQ है, द डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग अनदर इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है कॉमन आयन इफेक्ट का? तो बड़ा पहले ऑप्शन इज एप्लीकेशन ऑफ लीच-शॉर्टल प्रिंसिपल, ठीक है। बीटा ऑप्शन इट इज ऑलवेज इन द रिवर्स डायरेक्शन, ये हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में होगा। चार्ली इट्स कॉमन आयन इफेक्ट द टर्म इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एसिड बेस और सॉल्ट। कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट में जो ना टर्म इलेक्ट्रोलाइट यूज होती है बजाय इसके कि एसिड और बेस या सॉल्ट यूज किया जाए, ये भी ठीक है। इट इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, तो ये गलत है बड़ा। इट इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम है, तो डेल्टा यहाँ पे इनकरेक्ट है, बाकी सारे ठीक है। तो इस MCQ का डेल्टा आंसर। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा बफर, उसको समझने के लिए हम बोर्ड 1 की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन बेटा वो सोल्यूशन है विच रेजिस्ट द चेंज इन pH। ये pH के चेंज को रेजिस्ट करता है कब? जब आप सोल्यूशन को ज्यादा डाइल्यूट करते हैं, जब आप सोल्यूशन को ज्यादा देर तक रखते हैं, या बेटा उसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड कर दी जाए। इन तीन चीजों की वजह से pH चेंज हो सकती है, लेकिन बफर ऐसा सोल्यूशन है जो इस pH के चेंज को रेजिस्ट करेगा। बड़ा देखें हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं, एक है एसिडिक बफर जिसकी pH लेस देन 7 होती है और एक बेसिक बफर जिसकी pH 7 से ज्यादा होती है। बेटा एसिडिक बफर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक वीक एसिड लेते हैं, वीक एसिड को एक कंटेनर में ले लें और दूसरे कंटेनर में वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाएं। तो पहले कंटेनर में वीक एसिड पड़ा है, दूसरे कंटेनर में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिला के सॉल्ट प्लस वाटर बना। इसको उठा के पहले वाले जो ना वो वीक एसिड में मिला दें, तो वो जो सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वो वीक एसिड के साथ मिलके टोटल तीन चीजें आ जाएंगी। नंबर 1 पे वीक एसिड, उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस और वाटर, तो ये जो सोल्यूशन बनेगा दैट इज एसिडिक बफर। इस तरह बेसिक बफर है, इसको बनाने के लिए वीक बेस लेंगे एक कंटेनर में, दूसरे कंटेनर में वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाएंगे, उनके मिलने से सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, उसको उठा के पहले वाले कंटेनर में डाल देंगे। तो वीक बेस और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर जो है वो हमारे पास बेसिक बफर बन जाएगा। इसकी जो एग्जांपल है वो कार्बोनिक एसिड है विद सोडियम कार्बोनेट, ये वीक एसिड, उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, और हमारे पास जो है ना वो एसिटिक एसिड है, उसका सॉल्ट जो है ना सोडियम एसिडेट आ जाएगा। इस तरह वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, उसका स्ट्रॉन्ग विद HCl जो है वो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, दोनों को मिला के बेसिक बफर बन जाएगा। अब जो हमारे पास हेंडरसन इक्वेशन बेटा फॉर एसिडिक बफर, वो चूंकि उसमें pH हमने फाइंड आउट करनी होती है, तो pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, और बेसिक बफर के लिए हमारे पास POH इज इक्वल टू pKb आ जाएगा प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस हमारे पास जो है वो आ जाएगा। तो ये जो ना दोनों रिलेशन एसिड और बेस के लिए आ गए। अब बेटा जो ना यही चीज आपके सामने स्लाइड में शो हो रही है, जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस कर ली है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने जो ना एक MCQ है कि इफ अ बफर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट हैज 1 मोल पर dm³ कंसंट्रेशन ऑफ ईच,
दोनों की कंसंट्रेशन कहते हैं सेम है। व्हाट इज द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन इफ पीके वैल्यू इज 4? कहते हैं पीएच क्या होगी अगर पीके 4 हो बेटा। तो बेटा याद रखिएगा कि अगर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए तो दोनों की कंसंट्रेशन फर्ज करें 1 1 है तो फिर log 1 तो 0 होता है, तो हमारे पास जो है ना वो जो पी के ए वैल्यू है वही पीएच वैल्यू है। तो ये बेस्ट बफर सॉल्यूशन कहलाता है जब हमारे पास अगर वो एसिडिक बफर है तो सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन बराबर हो, अगर वो बेसिक बफर है तो फिर सॉल्ट और बेस की कंसंट्रेशन अगर बराबर हो तो फिर ये बेस्ट बफर सॉल्यूशन जो है वो कहलाता है। तो इस एमसीक्यू का आंसर जो है वो 4 आएगा। पहली ऑप्शन है 3 बीटा 4 चार्ली 5 डेल्टा 2, तो इस एमसीक्यू का बीटा आंसर। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है ये बेसिकली इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सॉल्ट जो बहुत स्लोली हल होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ज्यादा कोई भी सॉल्ट सॉल्युबल। हम एक कंसिडर करते हैं कि हमारे पास कोई भी सॉल्ट है AXBY, जिसको जब हम उसमें एक्वस मीडियम में सॉल्वेंट में डालेंगे वो डिसॉल्व होगा, आयोनाइज होगा। तो बेटा हमारे पास A के जो है ना वो आयन फर्ज करें A जो पॉजिटिव आयन है तो उसके X मोल्स आ गए और B के हमारे पास Y मोल्स आ गए। और जब आप इसको जो ना वो इन आयंस को जो ना वो कंसंट्रेशन के हिसाब से लिखेंगे, केसी के एक्सप्रेशन में लिखेंगे, तो हमारे पास सिर्फ जो ना वो आयंस की कंसंट्रेशन A जो ना Y और उसकी पावर X और B जो ना वो -X है और उसकी पावर Y जो है वो बन जाएगा। ये बेसिकली इस तरह से है कि जैसे हमारे पास जो है ना वो Al2SO4 होल थ्राइस है, तो इसमें बेटा ये बेसिकली एल्यूमिनियम +3 था और सल्फेट -2 था, तो ये इधर और ये इधर, तो ये इस तरह से Al2SO4 होल थ्राइस बन गया। तो जब ये आयोनाइज होगा बेटा तो इसमें 2 एल्यूमिनियम आयन बनेंगे और 3 सल्फेट आयन बनेंगे। तो ये जो शुरू में नंबर आ रहा है ये उनका चार्ज है जो कि इनकी वैलेंसी को शो कर रहा था, और ये जो Y है बेटा वो इसका अपना उसका ग्रुप नंबर का चार्ज है। तो ये वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया। इन दोनों चार्जेस जो हमारे पास है, दोनों आयंस हैं, इनके प्रोडक्ट को आयनिक प्रोडक्ट कहा जाता है बेटा। अगर KSP और आयनिक प्रोडक्ट इक्वल है तो वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड कहलाता है, और अगर बेटा KSP की वैल्यू ज्यादा हो जाए आयनिक प्रोडक्ट से तो इट मींस वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। अब इसमें और ज्यादा सॉल्यूट हल हो सकता है, यानी प्रेसिपिटेशन यहाँ पे नहीं होगी। और बेटा अगर वो KSP की वैल्यू कम हो और आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा हो फिर सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड कहलाता है, और इस केस में प्रेसिपिटेशन जो ना वो होगी। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो ना उसकी KSP के हवाले से। अब बेटा जो ना वो हमारे पास एक MCQ है, उसको अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन स्लाइड में यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी मेंशन है कि KSP हम जो है ना वो डिटरमिन कर सकते हैं अगर हमें सॉल्युबिलिटी गिवन है, और अगर मैं सॉल्युबिलिटी जो ना फाइंड आउट कर रही हूँ तो फिर मैं KSP जो ना गिवन होना चाहिए। तो बेटा देखिए हमारे पास जो हमारी बुक में जो सॉल्ट्स हैं उनकी 3 तरह की टाइप है। आप उसे 4 तरह की बना सकते हैं, बेसिकली ये 3 तरह की हैं कि AB सॉल्ट, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयन। बेटा KSP और सॉल्युबिलिटी में जो रिलेशन होगा वो KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर, S फॉर सॉल्युबिलिटी है बेटा, जो एक आयन की सॉल्युबिलिटी होगी। इसी तरह AB2 टाइप है, एक पॉजिटिव आयन दो नेगेटिव आयन, ये जैसे PbCl2 है, PbF2 है, AgCl2 है, कैल्शियम फ्लोराइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे AB2 कैटेगरी के हैं, तब KSP इज इक्वल टू 4S³ होगा बेटा। और अगर A2B कैटेगरी हो, दो पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन हो, जैसे हमारे पास जो है ना सिल्वर क्रोमेट है, सिल्वर ऑक्सलेट है, तभी KSP इज इक्वल टू 4S³ होगा। यानी ये दोनों एक ही चीज है क्योंकि इनके KSP का रिलेशन सेम आ रहा है। और अगर AB3 है लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड है बेटा, तो फिर KSP इज इक्वल टू 27S4 होगा। अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया बेटा यहाँ पे, वो क्वेश्चन ये है द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। अब कैल्शियम फ्लोराइड AB2 है, एक कैल्शियम दो फ्लोराइड, तो AB2 कैटेगरी है, at 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज फाउंड टू बी 2 × 10⁻⁴। सॉल्युबिलिटी बेटा दे दी गई है वाटर में कैल्शियम फ्लोराइड की, वो 2 × 10⁻⁴ है, यानी S दे दिया गया है। बट इज द वैल्यू ऑफ KSP, KSP वैल्यू क्या होगी एट दिस टेम्परेचर। तो बेटा ऑप्शन को हम बाद में डिस्कस करते हैं। देखें हमें सॉल्युबिलिटी दी गई है, KSP फाइंड आउट करनी है, कैटेगरी जो है वो AB2 कैटेगरी है, KSP इज इक्वल टू 4S³ हमारे पास आ गया। अब S की वैल्यू है 2 × 10⁻⁴, ये हमारे पास जो है ना वो उसकी वैल्यू आ गई, और S³ यहाँ पे 3 आ गया बेटा। अब 2 की पावर 3 8 आ गया, और 10⁻⁴ ये 3 से मल्टीप्लाई होकर -12 आ गया। 4 8 32, 10⁻⁻12, और ये डेसिमल यहाँ पे एंड पे है, अगर उसको एक डिजिट के बाद लेके आते हैं तो पावर में एक प्लस होगा, 10⁻⁻11 हो जाएगा, और 3.2 हमारे पास उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3.2 10⁻⁻11 हम देखेंगे किस ऑप्शन में है। पहली ऑप्शन है 3.2 10⁻⁻11, बीटा 3.5 10⁻⁻11, चार्ली 4 × 10⁻⁻12, और डेल्टा 4.5 10⁻⁻13। तो बेटा इसका जो आंसर मैच कर रहा है वो अल्फा ऑप्शन से है, तो इस MCQ का अल्फा आंसर। ये था बेटा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी।
नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज।